तो नया टॉपिक स्टार्ट करता है आज। कैश फ्लो स्टेटमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कम से कम मिनिमम 6 to 8 मार्क्स तो ये देके जाएगा आपको बोर्ड्स एग्जाम में, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, हायर लेवल में आप कोई भी पढ़ाई करोगे तो आपको फिर से ये टॉपिक करना ही होता है। एंड हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज में भी इसका यूज करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। यहां पे देखो तीन चीजें, तीन वर्ड से बना है पूरा चैप्टर का नाम। एक है कैश, एक है फ्लो और एक है स्टेटमेंट। कैश, देन फ्लो एंड देन स्टेटमेंट। कैश का मतलब क्या? क्योंकि बिकॉज जब तक आप लोग ये चैप्टर का नाम नहीं समझेगा, आगे बढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। कि अपने को करना क्या है, क्यों करना है, ये सब कहानी तो हो जाएगा, बट चैप्टर के नाम को क्रैक कर लेता है, आधा चैप्टर तो वहीं खत्म हो जाएगा। कैश का मतलब क्या होता है? एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, कैश मीन्स व्हाट? एसेट जो बहुत लिक्विड है, ठीक है। यानी बेसिकली आई कैन से कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। बट इफ आपको याद होगा, जब हमने शेड्यूल 3 का फॉर्मेट किया था, वहां पे करंट एसेट्स के अंदर कैश से रिलेटेड एक आइटम था। क्या था वो? यस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स था ना। यानी कंपनी के अंदर जब भी हम लोग बात करता है कैश, इट मींस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एक तो कैश और ऐसा एसेट जो कैश की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, हाईली लिक्विड, जब चाहा तब उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया। तो इसके अंदर में अपने पास में क्या क्या आता? एक तो कैश इन हैंड, जो तुम्हारे कंपनी में कैश है, वो कंपनीज का, हाँ, कंपनीज का बैंक अकाउंट भी होता है। तो कंपनी के बैंक में जो पैसा पड़ा है वो भी तो कैश है, जब मन चाहे तब निकाल लो। तो कैश एट बैंक। देन इक्विवेलेंट्स, ये तो हो गया कैश की कहानी। एंड इक्विवेलेंट्स भी तो है, यानी जो कैश की तरह ही है, यू कैन कन्वर्ट इट एट एनी टाइम इन कैश, उसको हम लोग बोलता है कैश इक्विवेलेंट्स। जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज। नाउ सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, वही तो सिक्योरिटीज होता है। कंपनी में तीन तरह का सिक्योरिटीज होता है। तो मार्केटेबल यानी जब गया मार्केट में बेचा और पैसा आ गया, बेसिकली शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आपको जब बेचना आप तब बेच सकते हो, प्रोवाइडेड बिजनेस आवर्स के अंदर में आप बेचोगे और आपके पास तुरंत पैसा आ जाएगा अकाउंट में। तो वो भी क्या है, एक तरह से कैश ही है, हाईली लिक्विड कैश है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑल्सो कवर्ड अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। देन करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है विच इज फॉर ए पीरियड ऑफ 2 to 3 months या 4 months, जो हाईली लिक्विड है, आप जब बेचेगा उसको इमीडिएटली कैश आ जाएगा, वो भी तुम्हारा कैश इक्विवेलेंस होता है। बेसिकली करंट इन्वेस्टमेंट। बट नॉन करंट नहीं होता। जैसे नॉन करंट में लैंड भी हो सकता है, ठीक है, इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर किसी को आपने लोन दिया 5 साल के लिए, आपने अपना पैसा किसी को लोन दिया 5 years के लिए, सडनली यू नीड मनी एट 2 years एंड, तो क्या वो पैसा देगा? ये श्योरिटी है क्या? वो क्या बोलेगा सामने वाला, भैया आप तो हमको 5 साल के लिए बोला था ना, हम तो 5 साल का एंड में ही देगा, अभी तो हमारे पास पैसा नहीं है। तो वो हाईली लिक्विड नहीं है, मतलब ऐसा पैसा जो इमीडिएटली तुम्हारे पास कैश में आ जाए। अब तुम लोग को लग रहा होगा भैया डेटर, डेटर को तुमने गुड सेल किया, लेकिन जब मांगेगा तभी वो पैसा दे देता है क्या? भैया अभी तो नहीं है, सेल्स नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, हम आपको 1 हफ्ता बाद दे देगा, 1 महीना बाद देगा। एंड क्रेडिट पीरियड भी तो होता है, जब आप गुड्स क्रेडिट में सेल करता है तो क्या बोलता है, 2 महीना में दे देना पैसा, या 3 महीना में दे देना, या 1 मंथ में दे देना, तो उससे पहले वो देगा ही नहीं, राइट। तो वो हाईली लिक्विड नहीं है, इमीडिएटली जब चाहो तब कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, क्या वो जब मन चाहे तब कैश में कन्वर्ट हो सकता है क्या? आपके हाथ में ही नहीं है, आप तो बेचना चाहता है, कस्टमर ही नहीं आया तो
उस प्रोडक्ट का डिमांड नहीं हुआ, देन क्या करोगे? तो नहीं बिक सकता। तो बेसिकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को हम लोग कैश बोलते हैं। ठीक है, इसमें चार चीज आता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट। क्या क्या आता है बोलना फिर से? तो हमेशा ये कैश, इसी के लिए कैश फ्लो। अब फ्लो का मतलब क्या होता है? यस, फ्लो मीन्स या तो इनफ्लो, इनफ्लो ऑफ कैश, कि कैश के बाद वर्ड फ्लो का यूज हुआ है ना, तो इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। बट दैट शुड बी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months। करंट एसेट्स में तो ऑलरेडी करंट इन्वेस्टमेंट है ही, हाँ, डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगा अगर हम लोग बैलेंस शीट में डालते हैं तो? नहीं, डबल कैसे काउंट हुआ? हम लोग उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट मानता है, लिखता अलग से। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो है ही, इवन करंट इन्वेस्टमेंट को भी हम लोग कैश के जैसा ही ट्रीट करता है, प्रोवाइडेड दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months और लेसर, हाईली लिक्विड। क्वेश्चन लिखेगा ऐसा। तो अगर हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट आता है तो उसको अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के हेड में डालते हैं तो हेड में नहीं डालना, हेड उसका अलग ही रहेगा, बट जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो उसको एज ए कैश ट्रीट करते हैं, उसका हेड्स अलग ही रहेगा, हेड्स का मर्जिंग नहीं करना अपने को। तो एक चीज समझ में आया कैश क्या होता है? फ्लो मीन्स या तो कुछ आ रहा है या फिर जा रहा है। ठीक है, पैसा आ रहा है एंड पैसा जा रहा है। अब एक कंपनी को कैश का फ्लो दिखाना है। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? बताना। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? बताना। अब किसको बताएगा? यूजर्स को। बेसिकली स्टेटमेंट मीन्स, स्टेटमेंट का मतलब क्या? गिविंग information about inflow and outflow of cash in an organized manner। एक अच्छे तरीके से जब आप कुछ बातों को कन्वे कर दो तो वो स्टेटमेंट बन जाता है। जैसे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कोई लेजर अकाउंट है क्या? बैलेंस शीट कोई जर्नल एंट्री है क्या? बैलेंस शीट कोई लेजर ट्रायल बैलेंस है क्या? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। याद करो क्लास 11 में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वहां पे क्या करते थे हम लोग? कैश बुक और पासबुक को मैच करते थे। क्यों? जस्ट टू कन्वे व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस। सिमिलरली इट इज अ स्टेटमेंट वेयर वी विल कन्वे टू द यूजर्स कि हमारे धंधे में, हमारी कंपनी में कैश कहां आया, कहां से आया और कहां कहां हमने उसको यूज किया, राइट? कहां से आया और कहां कहां हमने यूज किया है, दैट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। वेन एवर वी से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अंदर कोई डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स नहीं होता, बिकॉज जर्नल में डेबिट और क्रेडिट होता है, लेजर में डेबिट और क्रेडिट साइड है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट एंड क्रेडिट साइड है। क्या बैलेंस शीट में है क्या? देयर इज नो डेबिट और क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर? क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में था क्या? नहीं होता था, सिर्फ प्लस माइनस ही तो करते थे, नो डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट। सिमिलरली जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो देयर इज नो डेबिट और क्रेडिट स्टेटमेंट, देयर इज अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट जिस फ्लो में आपको प्रेजेंट करना है। अब देखो सारी कंपनी अपने अपने तरीके से बता सकता है, अब हर कंपनी अपने वे से प्रेजेंटेशन करेगा, देन इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। उन लोग समझेगा नहीं, बोलता है साला टाटा तो कुछ और करता है, रिलायंस कुछ और तरीके से दिखाया है, दे विल गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज द foremost work of
कंपनीज एक्ट एंड शेड्यूल 3 क्या था? टू प्रोवाइड कंपेरेबिलिटी, ठीक है। एंड इफ कंपेरेबिलिटी कोई चीज में लूज हो गया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई काम का ही नहीं है। यूजर्स तो जाके कंपनी में नहीं बैठेगा ना। यूजर्स को क्या चाहिए? हमें ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम इजीली दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर करके पता कर सकें शुड वी स्टे इन दिस कंपनी और नॉट, राइट? तो हमें क्या चाहिए? कंपैरिजन चाहिए। इसीलिए स्टेटमेंट क्या होगा? एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा, जहां पे एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया है, उस तरीके से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। अब फॉर्मेट है तो स्टैंडर्ड हो गया, कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइज वे में लिखा हुआ होगा ना। और अकाउंट्स के अंदर में कोई भी चीज जहां स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ होता है, देयर कम्स द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं अपन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 रिवाइज्ड। पहले भी हमने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था, AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर एक कभी कभी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए पढ़ा था AS 2 इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। सिमिलरली कैश फ्लो स्टेटमेंट एक कंपनी को कैसे बनाना है, किस फॉर्मेट में बनाना है, इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर AS 3, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। इसका इंड AS भी है, ठीक है। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कब और किसको बनाना होता है? any type of organization, here we are talking about the companies, any type of company can prepare cash flow statement, compulsory कुछ नहीं है, लेकिन it is compulsorily required to be prepared by a bigger organization, normally listed company, जो बड़ा बड़ा कंपनी है ना, उनको तो कंपलसरी है, they have to prepare cash flow statement as a part of financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर जब अपन ने पढ़ा था तो उसका एक डेफिनेशन पढ़ा था। उसमें क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड ट्रेडिंग, बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी। ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन। जब एक कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने वेब पोर्टल पे डालता है ना, मतलब ये सारा चीज वो डाल रहा है। तो यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सर्टेन कंपनीज। वो कंपलसरी है, बाकी कंपनी चाहे तो बना सकता है, नहीं चाहे तो नहीं बनाए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? सो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो सीखना ही पड़ेगा। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कैश फ्लो आप फ्यूचर को फोरकास्ट ही नहीं कर सकता, बिकॉज धंधा चलता है पैसे से, और पैसा कहां से आ रहा है कहां जाएगा ये आपको नहीं आइडिया है, तो आप बिजनेस का फ्यूचर प्लान कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। जैसे कि स्कूल्स में अलग अलग वे से पैसा आता है और अलग अलग जगह पैसा जाता है। स्टूडेंट फीस से पैसा आता है, कभी कभी स्पॉन्सरशिप से आता है, कभी कभी कुछ इवेंट से आता है, देन वो अलग अलग जगह यूटिलाइज होता है, टीचर्स को फीस देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, और अलग अलग सेमिनार्स में जो लोग गेस्ट आते हैं उनको पे ऑफ करते हैं। तो कितना जगह से पैसा आ रहा है और कितना जगह पैसा जा रहा है। इफ स्कूल के मैनेजमेंट को नहीं पता कि हमारे पास में एक साल भर में कहां से पैसा आया और हमने कहां कहां यूज किया, तो क्या फ्यूचर प्लान कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। इवन आप अपने पर्सनल लाइफ में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है, बट नॉट इन सच ऑर्गेनाइज्ड वे। आपको पूरा साल का पता होता है कि इस पूरे साल भर में सपोज लेट्स से आप अर्निंग स्टार्ट कर देता है, तो आपका सैलरी इनकम कितना हुआ, ठीक है। देन आपने कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी किया हो, जैसे शेयर मार्केट या फिर दिवाली में कोई लॉटरी वगैरह ऐसा कुछ किया, वहां से कितना इनफ्लो हुआ। देन एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स बड़े लोग भी आपको कुछ ना कुछ देते हैं, यू कंसिडर दैट मनी ऑल्सो कि इतना पैसा तो मेरे पास यहां से आ गया था। देन आप कहाँ कहाँ एक्सपेंस करते हो पूरे ईयर में, वो भी अलग से नोट डाउन करते हो कि पूरे ईयर में मैंने पर मंथ फूड में, घर रेंट वगैरह में इतना खर्चा किया, फिर एक कार परचेज करने में इतना कॉस्ट लगाया, फिर इस बार ज्वेलरी परचेज किया था तो इसमें यहाँ इतना पैसा चला गया। तो ये सारा कहीं ना कहीं हमारे इस कैलकुलेटर में चलता रहता है। उसके अकॉर्डिंग वी फॉरकास्ट द फ्यूचर कि अगले साल भी मेरे पास इतना पैसा तो कम से कम हम कमाएगा। तो हम अगले साल एक काम करते हैं, इस साल गाड़ी नहीं खरीदता, नेक्स्ट ईयर परचेज कर लेगा, आई विल हैव दैट मच फंड। और इफ इतना नहीं भी हुआ तो हम इतना पैसा लोन ले लेगा, एंड बाकी मेरे पास सेविंग्स है, हम वहां से परचेज कर लेगा। ये सब कैलकुलेशन आप ब्रेन में करते हो, राइट? बीइंग इंडिविजुअल पर्सन चलता है, बट कंपनी सोचो ये सारी कैलकुलेशन अपने ब्रेन में करके ब्रेन में रख ले तो क्या फायदा? कंपनी का होल एंड सोल मोटो क्या है?
whatever happens inside the company needs to be communicated to the users of accounts, क्योंकि we are the investor in company. कंपनी अपने दिमाग में रखेगा तो कैसे चलेगा? कंपनी के दिमाग में जो जो है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे तक आनी चाहिए ना. क्लियर है? सो दैट्स व्हाई वेयर कम्स अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, एंड ये इतना इंपॉर्टेंट है. सोचो आप कभी देखना अपने बिजनेस में पापा लोग को, दे गिव द मोस्ट प्रायोरिटी टू द कैश बॉक्स. उनको है ना दुकान में जितना गुड्स पड़ा हुआ है ना इतना टेंशन नहीं होगा जितना कैश बॉक्स का होता है. गल्ला होता है ना उसका, उसका चाबी हर किसी को नहीं देते, रिलायबल सोर्स को ही देते ना. एंड जब वो सवेरे घुसते हैं अपने शॉप में या बिजनेस में, तब उनको पता होता है कि काउंटर में कितना कैश था. एंड जब वो इवनिंग में एग्जिट करते हैं तो उस कैश को टैली करते हैं या नहीं करते, कि पूरा दिन में मेरे पास कहाँ कहाँ से पैसा आया, मैंने किसको किसको पैसा दिया, एंड दैट शुड बी माय फाइनल बैलेंस. मैच होना चाहिए. वही तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वही तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है. और वही आप यहां पे करोगे कि मेरे पास कहां कहां पैसा आया, कहां कहां से गया. राइट? पूरा दिन में, यहां पे हम लोग एक साल का बात करेगा कि पूरा ईयर में मेरे पास कहां से पैसा आया, मैंने कहां कहां दे दिया उसको. एक फाइनल बैलेंस आएगा. फिर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में मेरे पास कितना पैसा था, दैट शुड बी इक्वल टू योर क्लोजिंग कैश बैलेंस. डे वाइज भी तो ऐसे ही करते ना कि आप दुकान खोलोगे तो देखोगे अच्छा दुकान में मेरे पास 10,000 रुपए कैश है. फिर पूरा दिन आप ट्रांजेक्शन करते हो, कस्टमर आता है, कभी आप परचेज करते हो, चाय कॉफी नाश्ता बहुत कुछ चलता रहता है. ठीक है, इनफ्लो आउटफ्लो एंड एवरीथिंग आप लिखते रहते हो छोटा छोटा हैंड राइटिंग में. अच्छा इसको पैसा आया, इससे पैसा दिया, इसका पैसा आया. एंड एट द एंड ऑफ द डे जब लग रहा है आप कस्टमर नहीं आएगा, इट्स टाइम टू शट डाउन, मतलब क्लोज करने का, शटर को नीचे करने का टाइम आ गया, तब आप क्या करता है, बैठ जाता है. भैया है तो भैया, पापा है तो पापा, इफ यू हैव अ कैशियर इन योर बिजनेस देन कैशियर लेके बैठ जाता है. अच्छा मॉर्निंग में इतना कैश था, फिर यहाँ 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 ये इनफ्लो हुआ, ये आउटफ्लो हुआ, प्लस माइनस करके क्लोजिंग कैश इतना होना चाहिए मेरे पास. देन ही काउंट्स द कैश, इतना क्लोजिंग कैश है या नहीं. ज्यादा होना भी गलत है, कम होना भी गलत है, दोनों टेंशन है. योर कैश शुड मैच. ओपनिंग क्या करते हो आप बिजनेस में? ओपनिंग कैश प्लस इनफ्लो माइनस आउटफ्लो is equals to closing. एंड देन यू काउंट कि आपके गल्ले में इतना पैसा है या नहीं है, कैश बॉक्स में इतना पैसा है या नहीं है. इफ ज्यादा है तभी भी टेंशन है. ज्यादा होने से खुश मत हो जाना, मजा आ गया, इस पर द क्लोजिंग कैश बैलेंस 50,000 होना चाहिए, मेरे पास तो 75,000 रुपए, आज तो दिन अच्छा गया, बढ़िया. नहीं, ये अच्छा नहीं है. बिजनेसमैन का यदि 1 रुपए का भी कैश बैलेंस ज्यादा होता है वो टेंशन में रहता है, क्योंकि वो 1 रुपए किससे आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है कोई पर्सन आपको लोन देके गया हो, वो कल को मांगने आ गया तो, या डेटर का सेल्स तो आपने कर दिया था लेकिन आपने सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया. एनीथिंग कैन हैपन. तो ना तो एक्सेस चाहिए हमें, ना ही कम चाहिए. सपोज आपके अकॉर्डिंग क्लोजिंग कैश बैलेंस होना चाहिए 50,000, दिख रहा है 40,000 कैश बॉक्स में, अब ये 10,000 कहाँ गया? चोरी हो गया, या आपने किसी को पे कर दिया था और भूल गए. इफ पे कर दिया तो उसका अकाउंटिंग एंट्री होना चाहिए ना. सो 1 रुपए भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली मैच करना चाहिए. क्योंकि बिजनेसमैन देखना, कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो मैंने तो बचपन से ऑब्जर्व किया है, थोड़ा सा भी कैश नहीं मिलता है ना, पापा घर पे आके ऐसे, इट्स लाइक कि खाना खाने के टाइम भी बैक ऑफ द ब्रेन वही चल रहा है, साला पैसा गया कहाँ? इन मारवाड़ी देश से रोकड़. ठीक है, ये रोकड़ मिला क्यों नहीं, जिसको पैसिनेटेड वर्ड में हम लोग कैश फ्लो बोलते हैं, कि कैश मिला क्यों नहीं, खाता रहो, मिला क्यों नहीं. इट्स अ यूज, मतलब बिजनेसमैन बोलता है ना तो मुझे फ्री का चाहिए, ना मेरा पैसा कहीं जाना चाहिए, लेकिन जो मैंने अकाउंटिंग किया उससे मैच तो होना चाहिए. जैसे हम लोग एज ए कॉमर्स स्टूडेंट गुड फील होता है कि बैलेंस शीट मैच हो गई. नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? 10 पैसे का भी डिफरेंस है तो क्यों है? डेसिमल्स का गलती किया होगा, कहीं तो कुछ मिस्टेक किया होगा, एंड वी स्टार्ट सर्चिंग कि क्या एरर हुआ, क्या है. सिमिलरली इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे बिजनेसमैन एक तो ये पता कर लिया, आप चोरी वगैरह पकड़ सकता है कि आपके बिजनेस में कहीं आपके पीछे से कैश बुक से चोरी तो नहीं कर रहा कोई, ये ट्रेस हो जाएगा. हम तो एवरी डे बनाते हैं बिजनेस में, हर बिजनेस एवरी डे भी बनाता है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर भी बनाता है. एट द एंड ऑफ द ईयर इसलिए बनाते हैं कि पूरे साल में आपका पैसा कहां कहां से आया. जैसे गुड सेल करके पैसा आया, ठीक है, तो एक साल में गुड सेल करके कितना इनफ्लो हुआ, फिर आपने गुड्स परचेज भी किया होगा, सैलरी भी दिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी पे किया होगा,
ये सब हुआ होगा ना, तो पे करने से कितना पैसा चला गया, सो दैट नेक्स्ट ईयर आप प्लान कर सकता है कि अच्छा मेरा लास्ट ईयर इतना पैसा तो मेरे को गुड्स बेच के ही आ गया था और इतना रुपीस का मुझे परचेज करना पड़ा, सैलरी देना पड़ा, तो नेक्स्ट ईयर मेरे को कितना अमाउंट का रिक्वायरमेंट रहेगा, क्यों ना मैं नेक्स्ट ईयर ज्यादा गुड्स परचेज करूं, ज्यादा सेल होगा। अब ज्यादा गुड्स परचेज करना है तो पैसा भी तो चाहिए, राइट। आई बात समझ में, ये तो क्या नॉर्मल। फिर आप ये भी देखते हैं एक साल भर में मैंने लोन कितना लिया, कंपनी लोन भी तो लेती है, बोरोइंग्स करती है, राइट, शेयर्स इश्यू करती है, डिवेंचर्स इश्यू करती है, वो सब इश्यू करके मेरे पास कितना पैसा आया, एंड क्या पूरे साल भर में मैंने अपना पुराना बोरोइंग्स का रीपेमेंट किया है क्या? इफ रीपेमेंट किया है तो अच्छा भी तो लगता है, चलो अच्छा थोड़ा बोरोइंग्स तो कम हो रहा है। देन एक साल भर में मैंने अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए कितना नया मशीनरी परचेज किया, नया फर्नीचर बनवाया है क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रो भी तो करना है, और बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको आपके बिजनेस का पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस यू वोंट इन्वेस्ट द मनी ऑफ योर बिजनेस, बिजनेस ग्रो कभी नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब है नया मशीनरी लेके आना पड़ेगा, या फिर आपके पास सरप्लस फंड है तो आप उसको दुकान में रख के रखोगे क्या? बैंक में एफडी बनाओगे, थोड़ा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, सारा कंपनी वही करता है, तभी तो उनका पैसा क्या होता है, ग्रो होता है ना। एंड पैसा ग्रो करना है तो बिजनेसमैन का काम है, बिजनेसमैन का जस्ट काम गुड्स बेचना और खरीदना नहीं है, उस बेचे हुए गुड्स से जो पैसा प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट से और प्रॉफिट बनाना, दैट्स द मोटिव ऑफ बिजनेसमैन। आया समझ में? तो इतना तरह का एक्टिविटीज मैंने बोल दिया। एक नॉर्मल गुड्स बेचा, खरीदा, उससे पैसा आ रहा है जा रहा है, सैलरी दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो। एक था बोरोइंग्स कर रहे एंड बोरोइंग्स का रीपेमेंट कर रहे हैं, क्या दोनों में कोई मैच है क्या? एक होता है जो डेली करते हैं हम लोग, गुड्स सेल करना, बाई करना, सैलरी पे करना, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हम डेली करते हैं बिजनेस में, एवरी मंथ एवरी वीक होता है। बट बोरोइंग्स क्या एवरी मंथ एवरी वीक होता है क्या? कभी कभार, यदि बहुत बड़ा अमाउंट हमने इस साल बोरो कर लिया तो हो सकता है नेक्स्ट 2 to 3 years में हमें बोरोइंग्स नहीं चाहिए। क्या एवरी ईयर कंपनी शेयर्स और डिबेंचर इशू करेगा क्या? वो तो एक बार इशू कर दिया, अब तो धीरे धीरे क्या करेगा, रीपेमेंट करने का सोचेगा। हाँ, एवरी ईयर उसके ऊपर अपने को इंटरेस्ट जरूर पे करना। इज इट क्लियर? तो बोरोइंग करना। देन मशीनरी खरीदना, क्या हर साल बिजनेस में मशीन ही खरीदेगा क्या? हर साल बिजनेस में फर्नीचर ही बनाएगा हम लोग, और हर साल बिजनेस का पैसा हम लोग इन्वेस्ट करता रहेगा? ऐसा नहीं है। जब सरप्लस फंड होता है तब हम ग्रो करने का सोचते हैं ना। तो बेसिकली ये जो 3 सेगमेंट्स मैंने बोले, यही 3 एक्टिविटीज है कैश का। आप अपने बिजनेस के कैश के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को इस 3 एक्टिविटी में बांट देते हैं। पहला एक्टिविटी जो डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड था, दूसरा एक्टिविटी जो फंड से रिलेटेड था, बोरोइंग्स, एंड तीसरा एक्टिविटी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। धंधे इन्हीं 3 चीजों से चलता है। एक आप नॉर्मल दिन रात जो काम कर रहे हो उससे पैसा आ रहा है जा रहा है, एक आप कभी कभी बोरोइंग्स भी करते हो, ठीक है, तो बोरोइंग करना, उसका रीपेमेंट करना, एंड तीसरा अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना। और अर्निंग कैपेसिटी तभी बढ़ेगा जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जब आपकी नई मशीनरीज आ रही है, या फिर आपने अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उससे एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, आपने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी परचेज करी, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा दिया, तो आपका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है ना। या फिर लैंड परचेज करके छोड़ दिया, उसका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, हर साल लैंड का वैल्यू बढ़ेगा ना। तो लैंड का वैल्यू बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो रहा है, वर्थ बढ़ रहा है। यू आर सिक्योर कि ठीक है मेरे पास कम से कम 10 करोड़ का तो एक लैंड पड़ा है, प्रॉब्लम आएगा तो उसको बेच देगा उतना रुपए में। तो वो क्या, दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन। तो बेसिकली दीज आर द 3 एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, जिसको अपन बोलता है डे टू डे काम करने को अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग ऑपरेशंस। डे टू डे ऑपरेशंस को हम लोग बोलता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, कैसे बढ़ा रहे हो? कहीं और कंपनी में इन्वेस्ट करके, नया मशीनरी खरीद के, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि देखना कि आप लोग जब घर पे गोल्ड ज्वेलरी ये सब परचेज करते हो, या कार परचेज करते हो, या घर परचेज करते हो, पेरेंट्स नेवर से कि उनका खर्चा हो गया, दे से इन्वेस्ट कर दिया इस साल तो हम लोग, ठीक है। एफडी बनाना भी इन्वेस्टमेंट है। बट जब आप नॉर्मल कपड़ा खरीद के लेके आते हो, महंगा शूज खरीद लिया 20,000 25,000 50,000 का, दे से ये तो एक्सपेंस है,
ठीक है, दे से इट्स एन एक्सपेंस, क्योंकि उससे उनका अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिससे आपका अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, बेसिकली वो आपका इन्वेस्टमेंट है। जैसे आपको एक्टिवा दिलाना, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। आपके स्कूल फीस को पे करना, इट्स एन इन्वेस्टमेंट ऑन यू। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल फीस है एन एक्सपेंस, बट आपके ऊपर जो भी कर रहे हैं वो उनका खर्चा नहीं है, प्रोवाइडेड आप नालायक हो। जब आप नालायक होते हो बोलते हैं सारा खर्चा ही कर रहे हैं तो तुम पे। अदरवाइज दे से दे इन्वेस्टेड ऑन यू। जब आप बड़ा कुछ बन जाओगे ना, तब वो बोलेंगे कि अब तुम्हारा टाइम है हमारे लिए कुछ करने का, बिकॉज हमने हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट फेज तुम पे इन्वेस्ट किया। राइट? तो इन्वेस्टमेंट क्या है? अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं बेसिकली वो। तुम पे जितना भी खर्चा कर रहे हैं, दे आर डूइंग इन्वेस्टमेंट। यानी बैक ऑफ द ब्रेन क्या चल रहा है उस बिजनेसमैन माइंड का? सारे पेरेंट्स बिजनेसमैन है, तुम पे जो भी कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है। बैक ऑफ द माइंड क्या है? अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अब अर्निंग इन कंटेक्स्ट टू द पर्सनल लाइफ नॉट ऑलवेज मीन्स मनी, इट मीन्स रेपुटेशन ऑल्सो। ठीक है, सोसाइटी में थोड़ा अपलिफ्टमेंट, ये भी एक उनके लिए अर्निंग है। वहां पे अर्निंग का डेफिनेशन अलग है, बट व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस, वहां प्योरली पैसा है। तो वो क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। तो यानी दैट इज द सेकंड एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। एंड द थर्ड एक्टिविटी जहां बिजनेस में पैसा आएगा और जाएगा इज फाइनेंसिंग। पैसा, पैसे के बिना धंधा चलेगा क्या? धंधा बड़ा करना है तो लोन लेना पड़ेगा। अब देखो अदानी जी को भर पेट लोन लेके रखा हुआ है, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? क्योंकि धंधा बड़ा करना है ना, तो लोन तो चाहिए। बिना पैसे के कोई चीज बड़ी नहीं होती। बोलते हैं कि बिजनेस करना आना चाहिए, गट्स होना। अरे गट्स और बिजनेस करना आना हर वो इंसान सीख जाएगा जब टेबल पे पैसा पड़ा होता है। हर गधे से गधे का दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है जब वो सामने पैसा पड़ा होता है। और जब पैसा नहीं हो, टैलेंटेड बंदा भी गलत डिसीजन ले लेता है, क्योंकि उसको डर रहता है रिस्क लेने में। राइट? लेकिन यदि उसके पास बैकअप सोर्स है तो उनका कॉन्फिडेंस अलग स्पीक करता है। तो मनी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द बिजनेस। देन थर्ड वन इज फाइनेंसिंग। पैसा कहां से आएगा और कब कब आप कैसे रीपेमेंट कर रहे हो उसका, दैट इज द थर्ड एक्टिविटी। समझ में आया? सो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है इनफ्लोज और आउटफ्लोज को तीन एक्टिविटी में डिवाइड कर देगा। वन इज ऑपरेटिंग, सेकंड इन्वेस्टिंग, थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पैसा बोरो करना और उसका रीपेमेंट करना, लोन वगैरह। शेयर्स इश्यू करना भी तो एक बोरोइंग है, डिबेंचर इश्यू करना भी तो बोरोइंग है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, शेयर क्यों दिया? मालिक बढ़ाया ठीक है, लेकिन ले तो पैसा ही रहा है ना वो। राइट? आई बात समझ में? तो तीन एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग का मतलब क्या? डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में जो काम होता है मेरा, वो ऑपरेटिंग है। अब मुझे एक बात बताना, इंटरेस्ट रिसीव करना एक आपका नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस है, आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो। पहले तो ये बताओ, इंटरेस्ट हम कब रिसीव करते हैं? जब हमने किसी को लोन दिया है। हमें तो इंटरेस्ट तभी मिलेगा ना जब हमने किसी को लोन दिया है। इफ आपने किसी से लोन लिया होता तो क्या करना होता? इंटरेस्ट पे करना होता। अभी हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट रिसीव करना इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यस और नो? नो। डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए तुमको लोन देने का जरूरत नहीं है। लोन तुमने क्यों दिया? एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तुमने अपने बिजनेस का पैसा किसी को लोन क्यों दिया? ताकि तुमको एक्स्ट्रा अर्निंग हो। और मैंने अभी बोला एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट किया तो किसके हेड में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ में आया? परचेज सेल से रिलेटेड जो भी पैसा आ जाए, हाँ, जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी है, जैसे रेंट पे करना, सैलरी पे करना, कैरेज, फ्रेट, ये सब तुम्हारा नॉर्मल एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग है, क्योंकि उसके बिना बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकते। अब तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये तो तुमने किसी को पैसा उधार दिया होगा, और तुम पैसा उधार तभी देता है ना जब तुम्हारे पास सरप्लस फंड होता है। अब तुमको पता है यार मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा तो पड़ा है, पड़ा पड़ा तो वो बढ़ेगा नहीं ना। तुमने किसी को लोन दे दिया, अब जितना लोन दिया वो तो वापस आएगा ही, प्लस एवरी मंथ तुमको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। अब तुम्हारा अर्निंग बढ़ गया, बिजनेस से जो कमा रहा था वो तो कमा ही रहा है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी तो कमा रहा है। रेंट रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या नहीं? ऑपरेटिंग नहीं नो। प्रोवाइडेड तुम्हारा बिजनेस ही रेंटल एक्टिविटी है, तब ऑपरेटिंग है।
जैसे तुम एक बिल्डर है, तुम्हारा काम ही यही है रेंट पे घर देना, योर कोर, तुम्हारा जो बेसिक अर्निंग है वो रेंटल से ही होता है, देन इट्स एन ऑपरेटिंग, डे टू डे तुम वही काम करता है। लेकिन एक नॉर्मल ट्रेडर है तुम, ठीक है, एक नॉर्मल शॉपकीपर है, तुम्हारे लिए रेंट रिसीव करना ऑपरेटिंग है या इन्वेस्टिंग है? क्योंकि एक्स्ट्रा फंड हुआ होगा तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, अब वो प्रॉपर्टी खाली पड़ा है, तुमने किसी को रेंट पे दे दिया, चलो तुम सोचते अच्छा ठीक है कुछ तो अर्निंग आ ही रहा है ना एक्स्ट्रा, तो रेंट रिसीव भी तुम्हारे लिए क्या हो गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई एम टॉकिंग अबाउट ए नॉर्मल बिजनेसमैन, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग नहीं, डिविडेंड रिसीव ऑपरेटिंग होगा ना। डिविडेंड कब मिलता है आपको? जब जब आप अपना पैसा किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, अरे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वर्ड अपने आप समझ में आ जाएगा। जब आप लॉजिकली कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, और एक बार आइटम्स क्लियर है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में तकलीफ नहीं होगा। समझ में आया? बिकॉज द इजीएस्ट पार्ट इज इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, उसको समझ लिया, ऑपरेटिंग तो ऐसे ही समझ लेंगे। समझ में आया? तो डिविडेंड रिसिप्ट क्या हुआ तुम्हारे लिए? इन्वेस्टिंग, क्योंकि तुमने पैसा इन्वेस्ट किया होगा तभी तो आया, इंटरेस्ट रिसीव की तरह हुआ। अब सोचो यू आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तुम बैंक हो, तुम बैंक हो और तुमको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, यस, देन इट बिकम्स एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि बैंक का दिन रात का काम ही क्या है? लोगों से डिपॉजिट लेना और लोगों को लोन देना, यही तो बैंक का मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस है। तो बैंक के लिए इंटरेस्ट रिसीव करना इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आया समझ में? तो बहुत अच्छे से देखो, दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बन सकता है, एक नॉर्मल कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, छोटू सा पिद्दू सा बनेगा, ज्यादा बड़ा तुम लोग का नहीं बनने वाला, क्योंकि 6 मार्क की तो मैक्सिमम है, तो ज्यादा बड़ा नहीं बनता, और कभी कभी तो सिर्फ आजकल ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछ के भी छोड़ देते हैं, राइट। एंड सेकंड है कि आपसे सर्टेन ट्रांजेक्शन दे देंगे और बोलेगा क्लासिफाई करो, क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है बिजनेस का, या फाइनेंसिंग है, या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, ठीक है। अच्छा फिर से बताओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आता है? करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट भी जो शॉर्ट टर्म वाला होगा, 3 महीना 4 महीना वाला। इज इट क्लियर? तो इन्वेस्टिंग वाला पार्ट समझ में आया कि इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। लेट्स से सपोज आपने बिजनेस में एक मशीनरी परचेज की है, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मशीनरी क्यों खरीद रही? ताकि अर्निंग कैपेसिटी बढ़े तुम्हारा, और जहां से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ता है मेरा, वो मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है? एकदम सेट हो गया दिमाग में कि कोई भी खर्चा में करो, है तो खर्चा ही, मशीन खरीदना भी तो एक एक्सपेंस है, बट इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, डे टू डे का खर्चा नहीं है। डे टू डे एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये अपना क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो खर्चा ही, बट इससे मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, इससे मेरे को लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलेगा। इज इट क्लियर? अब सपोज आपने क्या किया, डिविडेंड पे किया, ये कैसा एक्सपेंस है? मतलब डिविडेंड पे करना तुम्हारे लिए एक ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, या फाइनेंसिंग है? डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग होना चाहिए, आप कैपिटल पे डिविडेंड पे कर रहे हैं। एक बात बताओ, डिविडेंड कब देना पड़ता है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट किसको देते हैं? शेयर होल्डर्स को। तो तुम्हारे कंपनी में शेयर होल्डर बने कैसे होंगे? कैपिटल पहले उनसे पैसा लिया होगा ना तुमने, शेयर्स देके पैसा लिया, तो ऐसा पैसा लेना क्या ये डे टू डे एक्टिविटी है क्या? नहीं है ना, इट्स अ बोरोइंग, एक तरह से आई कैन से टाइप ऑफ बोरोइंग ही है। शेयर होल्डर से जो भी कंपनी पैसा लेती है ना, कंपनी के लिए तो बोरोइंग है, वो कैपिटल इज अ बोरोइंग फॉर द कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है। तो बिजनेस ने क्या किया है? बिजनेसमैन से बोरो किया है, राइट। अब उससे बोरो किया तो रिटर्न में उसको ही दे रहे हैं, तो वो ऑपरेटिंग हुआ या फाइनेंसिंग हुआ? फाइनेंसिंग। जब उससे लेना पैसा फाइनेंसिंग है, तो उसको कुछ भी रिटर्न में देना इज अ फाइनेंसिंग। आया समझ में? देन आपने बैंक लोन लिया,
लोन लेना इज अ फाइनेंसिंग, क्योंकि आप बोरोइंग्स कर रहे हो। बैंक लोन पे आपने इंटरेस्ट पे किया, फाइनेंसिंग। अरे डे टू डे एक्टिविटी का काम नहीं है, आपने लोन लिया तभी तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, नहीं लेते तो नहीं देना पड़ता। आई बात समझ में? तो इफ लोन लेना इज फाइनेंसिंग, तो उसको रीपेमेंट करना इज ऑल्सो फाइनेंसिंग, एंड उस पे इंटरेस्ट पे करना भी। डिवेंचर इशू किया, डिवेंचर्स का रीपेमेंट किया, फाइनेंसिंग। इंटरिम डिविडेंड दिया, इंटरिम। पहले तो ये भूल जाओ मैंने इंटरिम वर्ड बोला, पहले तो ये पकड़ लो डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड तो हम शेयर होल्डर को देते हैं, तो फाइनेंसिंग। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरिम। इंटरिम का मतलब होता है ड्यूरिंग द ईयर, रनिंग ईयर में जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न करता है तो वो खुश होके साल का बीच में ही अपने शेयर होल्डर को पैसा बांटता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको हम लोग बोलता है इंटरिम डिविडेंड। क्लियर है? तो डिविडेंड बांटना इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सपोज नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट ऑन सिक्योरिटीज इशूड। सिक्योरिटीज में कुछ भी हो सकता है, इक्विटी शेयर हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं। आपने प्रीमियम में इशू किया, तो वो प्रीमियम वाला पैसा फाइनेंसिंग ही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सिक्योरिटीज देके पैसा ले रहे हो। आपकी कंपनी की सिक्योरिटी 100 रुपए की थी, आप सामने वाले को 120 रुपए में दे रहे हो, तो आपकी कंपनी में इनफ्लो कितना हो रहा है? 120 ही हो रहा है ना। हाउ कैन यू से 100 रुपए इज फाइनेंसिंग, 20 रुपीज इज ऑपरेटिंग? क्या कल भी ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो वो भी क्या हो गया आपके लिए? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ में आया? क्लियर है? हाँ। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है? एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम लोग शेयर्स या डिवेंचर्स पे लेता है, राइट? तो जब शेयर्स या डिवेंचर देते क्यों है हम? पैसा बोरो करने के लिए ना। तो उसके ऊपर जितना भी पैसा मिलेगा, वेदर पार वैल्यू या प्रीमियम वैल्यू या डिस्काउंटेड वैल्यू, वो सारा तुम्हारे लिए फाइनेंसिंग। ठीक है? क्लियर है? तो यही सारे सिनेरियोज, यही सारे केसेस बस है, और कुछ है ही नहीं। इफ आपने ये समझ लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इजी हो जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करता है? AS3 रिवाइज। ठीक है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 रिवाइज कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट देता है अपने को। तो मेथड्स टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके अंदर में मेथड्स बताए गए हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक है डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेथड नहीं है तो नहीं करने का, वो इजी है इसलिए उन्होंने हटा दिया। इनडायरेक्ट मेथड है क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत है। सो मेथड्स टू प्रिपेयर, ये समझ में आना, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, ये एक स्टेटमेंट है, नॉर्मल फॉर्मेट रहेगा, बस उसके अंदर नॉर्मल फॉर्मेट में हमेशा हम क्या करते हैं? प्लस माइनस करते रहते हैं। अब कौन सा आइटम कहां प्लस माइनस करना है वो सीखना है। क्लासिफाई करना तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि क्या ऑपरेटिंग होता है, क्या इन्वेस्टिंग होता है, एंड क्या फाइनेंसिंग होता है। क्लियर है? मेथड्स टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। लिखाएगा INTERIM, इंटरिम। आप वेदांता में इन्वेस्टेड है क्या? हाँ नहीं रे यार। कल दिख रहा है इंटरव्यू। वो तो डेट भी तो होता है उसका, तब तक शेयर खरीदना होता है। ₹11 पर शेयर। मेथड्स टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये ध्यान रखना, नॉलेज नेवर एवर कम्स फ्रॉम ओनली बुक्स, इट कम्स फ्रॉम द प्रैक्टिकल लाइफ। आप जितना ऑब्जर्व करते हो, जितना सीखते हो, वहीं से नॉलेज आएगा। बिकॉज जो हम पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता आज तक हमने 100% एग्जीक्यूट किया है पर्सनल लाइफ। वी एग्जीक्यूट 10 to 20% ऑफ अवर एजुकेशन, बाकी सब हम प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और ही सिनेरियो सीखते हैं। वी आर स्टडिंग सो दैट हम लोग सोसाइटी में एक बैलेंस करके चले, हम लोग थोड़े हम्बल रहे, ईगो नहीं आए, कम्युनिकेशंस को सीखे, रेस्पेक्ट करना सीखे, इसके लिए ही पढ़ता है। कोई बोलेगा कि हम नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ रहा है, नहीं चाहिए। जो नहीं पढ़े हुए उनको आज की डेट में आपसे ज्यादा नॉलेज है। बिकॉज जब आप प्रैक्टिकल फैक्ट्री में घुसते हैं
तो जल जल के ऐसे ही सीख जाते हैं। बहुत सारे पुराने लोगों ने कोई डिग्रीज नहीं ले रखी, बट दे आर हाईली नॉलेजेबल, हाईली नॉलेजेबल, उनको हर चीज का ज्ञान है। बस वो अब एजुकेटेड पर्संस को हायर करते हैं सो दैट उन लोग ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चीजों को प्रेजेंट कर सके। तो मेक श्योर कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, जिस स्ट्रीम में हो, यू शुड अंडरस्टैंड द स्ट्रीम एंड फील द स्ट्रीम। प्रैक्टिकल सिनेरियो देखो, उस स्ट्रीम के लोग करते क्या है। इफ उस स्ट्रीम के लोग बिजनेस करते हैं और तुम्हें भी अंदर में ऐसा कि हम भी बिजनेसमैन या वुमेन बने, ऑब्जर्व इट, फील इट, इंटरव्यू उन्हीं का सुनो। कुछ भी मार्केट करने का शौक है कि यार उस स्ट्रीम के लोग शेयर मार्केट में बहुत करते हैं, वॉच इट, कैसे करते हैं, सीखो तो सही, देखो तो सही। रिस्क बाद में लेना, पहले देख के सीखो कि वो बंदे के पास इतना ज्ञान आया कहाँ से, इतना सही प्रेडिक्ट कर कैसे रहा है। क्योंकि ज्ञान पढ़ने से, न्यूज, न्यूज चैनल्स, न्यूज पेपर्स, आर्टिकल्स, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू, तब जाके वो कुछ करता है, फिर उसका खुद का सिक्स सेंस, देन जाके वो मार्केट में घुसा होगा। तो आप लोग भी थोड़ा ऑब्जर्व करो, मजा आएगा। फिर आप कुछ भी लाइफ में फिर आगे करोगे ना, यू विल फील कि दैट यू आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन एवरी कन्वर्सेशन। यू विल नॉट फील कि आप लॉस्ट आउट है। नॉट जस्ट लाइक ए बेसिक गॉसिप, सिर्फ वो कर लिया, कहीं रेस्टोरेंट में दोस्त लोग बैठ गए, वो फालतू की बातें हो गई, ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, वो ये कर रहा है। लाइफ के एक स्टेज तक तो मजा आएगा, उसके बाद मजा नहीं आएगा। फिर आप ऐसे लोगों से शायद, यदि आपको वैसा ही चाहिए लाइफ तो बात अलग है, लेकिन आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, आप एवरी टाइम जब उन लोगों से मिलोगे ना, आपको एक नेगेटिविटी आएगा कि साला हट, हर बार मिलता है, 2 घंटा 2.5 घंटा जाता है, फ्रूटफुल बात कभी नहीं हुआ। लेकिन यदि सोचो कुछ बात ही करें, नहीं यार बड़ा करेंगे, यार इसने इतना बड़ा किया, हम लोग भी एक बार ट्राई करेगा, ऐसा कंसेप्ट करेगा, हम लोग बाहर से माल खरीदेगा, ये करेगा वो करेगा, कभी कभी कुछ करते करते क्लिक्स हो जाता है, यू विल हैव द कनेक्शंस। तो स्टार्ट फीलिंग द कॉमर्स, क्योंकि आपने अभी तक कॉमर्स को फील ही नहीं किया। कुछ लोग जरूर फील करते होंगे, आसपास अपनी फैमिली में ऑब्जर्व करते हैं कि पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, क्योंकि हर फैमिली में आज की डेट में तो हम लोग सब अपर मिडिल क्लास और उससे अपर में ही है। तो वो सारी चीजें हो रही है जो एक कॉमर्स स्ट्रीम में चाहिए। बस चाहिए आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, कुछ बनना है तो, वरना तो चल ही रहे रामे राखे, क्या ही फर्क पड़ेगा। क्या क्या मेथड्स हैं? डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 इनडायरेक्ट मेथड। अपने सिलेबस में क्या है? इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड है ही नहीं। इज इट क्लियर? कैश फ्लोज आर classified into 3 activities। एक होता है कैश फ्लोज फ्रॉम, कौन सा होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और एक तीन एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग का एग्जांपल दो ना। कोई भी जिससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, जैसे तुम मशीन खरीदना, फिक्स एसेट्स कोई भी परचेज करना, सेल करना, इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट करना कहीं भी पैसा, किसी को लोन देना, इज एन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना, इज एन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। सब लिखेंगे अभी धीरे धीरे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में समझता है पहले। इट मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम डे टू डे
activity of business. It means cash flow from day-to-day activity of business. Example, tell me day-to-day activity. रेंट कैसे इनफ्लो हो सकता है? तुम्हारे दुकान में रेंट मिलता है क्या तुमको? रेंट तो तब मिलेगा ना जब तुम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी खरीद के रखा और उसको भाड़े पे दे दिया, तो इन्वेस्टमेंट हुआ तुम्हारा। तो सेल ऑफ, उससे जो पैसा आ रहा है वो तुम्हारे लिए इनफ्लो है। कमीशन रिसीव्ड, बिजनेस में तो मिलता ही है। डिस्काउंट रिसीव्ड, नॉर्मली यही डे टू डे एक्टिविटीज का इनफ्लोज होता है तुम्हारा। ठीक है। आउटफ्लो, परचेज ऑफ गुड्स नॉट एसेट्स। सैलरी पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी, कमीशन पेड, एक्सेट्रा। वो सारा जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में पैसा जा रहा है तुम्हारा, वो सब तुम्हारा क्या हो गया? आउटफ्लो। क्लियर है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन कम्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हम्म हाँ, डिस्काउंट अलाउड भी तुम्हारे लिए आउटफ्लो ऑफ कैश है। डिस्काउंट अलाउड भी आउटफ्लो ऑफ कैश। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिस्काउंट अलाउड तो कर, हाँ ठीक है ना। डेप्रिसिएशन इसमें नहीं आता ना। अभी थोड़ा देर में टच करूंगा उस पॉइंट को, तुम्हारा होल्ड रखना, उसको फिर से पूछना हमसे, तब हम रिवर्ट बैक करेगा उसका लॉजिक। ठीक है। दोज एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस through which we increase our earning capacity of business, through which we increase our earning capacity of business, is known as investing activity। जैसे हमारा अर्निंग बढ़े, वो हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इनफ्लोज, आउटफ्लोज। परचेज ऑफ मशीनरी।
तुम भी थोड़ा देर बाद पूछना हमसे सेम पॉइंट। आउटफ्लोज में जैसे किसी ने बोला परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सभी आ गया इसमें, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट वगैरह सब कुछ। परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट खरीदते हैं हम लोग, गुडविल खरीदते हैं, पेटेंट खरीदते हैं, कॉपीराइट खरीदते हैं। तो परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। भैया बायबैक ऑफ शेयर्स किस में आएगा, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? थोड़ी देर में पूछना, इसका भी रिवर्ट बैक करेगा। ठीक है। एक पॉइंट, एक लाइन लिखेगा, उसके बाद फिर हमको तुम लोग ये दोनों क्वेश्चन पूछना, जो अभी तक तुम दो क्वेश्चन पूछा। पहले हम फाइनेंसिंग समझा दे, उसके बाद में हम एक लाइन लिखेगा, फिर वापस तुम अपने आप से पहले वो क्वेश्चन पूछना, फिर हमसे पूछना। ये लोन्स और एडवांसेस पैसा एक्स्ट्रा पड़ा था, किसी को तुमने लोन दिया, एक्स्ट्रा पैसा। हाँ, लोन्स एंड बोरोइंग्स नहीं लिखा मैंने, लोन्स एंड एडवांसेस लिखा। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, inflows, interest received, dividend received, rent received, sale of fixed asset, non-current investment, खरीदा तो आउटफ्लो और बेचा तो इनफ्लो। ठीक है, बाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख देते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा। हाँ, कोई लैंड वगैरह परचेज किया है तो कैपिटल एप्रिसिएशन का कोई अकाउंटिंग नहीं होता, जस्ट वो वैल्यू बढ़ रहा है तुम्हारा, उससे पैसा थोड़ी आ रहा है। जब तुम बेचेगा तभी तो आएगा। तुमने एक लैंड खरीद के रख लिया 2 लाख रुपए में, अब उसका वैल्यू आज 20 लाख हो गया, वो जस्ट कैपिटल एप्रिसिएशन है। बट तुम्हारा इनफ्लो कब होगा, जब तुम 20 लाख में बेचोगा। तो एप्रिसिएशन करने के लिए तो इन्वेस्टमेंट किया था, जब 2 लाख में खरीदा तब उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएगा आउटफ्लो। समझ में आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, any type of borrowings, whether short term or long term, एनी टाइप ऑफ बोरोइंग, ध्यान रखना, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म का मतलब फॉर ए पीरियड लेसर देन 12 months, और लॉन्ग टर्म मतलब 12 महीने से ज्यादा के लिए। तो कोई भी टाइप का बोरोइंग आपने किया है जो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, any type of borrowing whether short term or long term in which we raise fund or repay funds, then such activity is termed as
financing activity. Any expense related to it, if incurred, is also categorized as financing activity. भूसीपाला बायबैक तो इसी में आ जाएगा। देखते हैं आएगा या नहीं आएगा। रीपे तो कर ही रहा है पानी। लच्छी क्लियर छे। तो यहां पे इनफ्लोज आउटफ्लोज इनफ्लो में कैन आई से proceeds from issue of shares or debentures. Proceeds from issue of shares or debentures. शेयर्स या डिबेंचर इशू करने से पैसा आएगा, जैसे बोरोइंग्स है। प्रीमियम ऑन issue of shares or debentures bank overdraft increased. बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज्ड। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक में पैसा नहीं था फिर भी तुम निकाल लिया, यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हुआ ना वो, तो बोरोइंग इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। एनी अदर टाइप ऑफ बोरोइंग, किसी से भी हो सकता है, बैंक से हो सकता है, रिलेटिव से हो सकता है, फ्रेंड से हो सकता है, किसी टाइप का बोरोइंग्स। भैया वो आप अपना कहाँ रह जाता है तुम? इतना स्लो कैसे हो जाता है? हैंडराइटिंग तो माशाअल्लाह है, फिर भी स्लो रह जाता है तुम। हैं? हैंडराइटिंग अच्छा हो तो समझ में भी आए, क्या तुम जमा जमा के लिखते हैं? लिखा इनफ्लोज। आउटफ्लोज में क्या क्या होगा? होम गिवन टू एनी फ्रेंड। लोन दिया होगा तो वो इन्वेस्टमेंट हुआ ना, लोन देना इज एन इन्वेस्टमेंट। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, इंटरेस्ट पेड, interim dividend paid, proposed dividend
of previous year, proposed dividend of previous year, not of current year, पिछले साल का proposed dividend, बिकॉज पिछले साल का proposed dividend current year में पे होगा और current year का proposed dividend next year में पे होगा. पर अगर क्वेश्चन में बस पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है तो हम उसको लोग मानेगा. कैसे, वो तो प्रपोज था ना, तो पिछले साल तभी प्रपोज तो- था तो इस साल तो फाइनली बनेगा ना. वो कंपनी ने पिछले साल वादा किया था और इस साल नया वादा और कर दिया, तो ऑब्वियस सा बात है कि पहले पुराना वादा इस साल फुलफिल हुआ है तभी नया वादा हुआ है. दैट्स प्रपोज डिविडेंड. और कुछ बता सकता है आउटफ्लोज में? लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड्स, पेमेंट ऑफ बैंक लोन, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब हमने वापस रीपे कर दिया बैंक को. ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अच्छा, एक चीज और लिखना आउटफ्लो में, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, एक्स्ट्रा पैसा देते हैं हम लोग रिडम्पशन के टाइम. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि वहां पे अपन यदि ग्रॉस लेगा तो माइनस करेगा तभी तो नेट इनफ्लो आएगा. सपोज 100 रुपए से इनफ्लो दिखाया डिबेंचर्स का, लेकिन एक्चुअल में हमने इसको इश्यू किया था 80 रुपीज में, तो इनफ्लो तो 80 लेना चाहिए ना. तो इफ इनफ्लो 100 ले रहे हो तो डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, तब जाके नेट इनफ्लो आएगा. क्लियर है? सो दीज आर द सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. बुझी पाला? भैया तो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स पता है? बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, हम हमारे इक्विटी शेयर्स को वापस खरीद रहे हैं, तो शेयर मार्केट से खरीदना होगा. बाई बैक, खरीद रहे हैं, पैसा देंगे और उनसे उनका शेयर्स वापस खरीद लेंगे. प्रपोज डिविडेंड मतलब कि इस शेयर होल्डर को किया है कि इतना डिविडेंड को देगा. हाँ, मतलब प्रपोज डिविडेंड क्या होता है समझो. लेट्स से सपोज वी आर इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24. ठीक है, वी आर इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24. 1 अप्रैल 23 को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 24 को खत्म हुआ. अब हमने पूरे साल भर में जो प्रॉफिट कमाया है वो कब पता चलेगा? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो जाएगा, बन जाएगा. हमारा ईयर एंड तो यहां हो चुका, बट इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू आप रिटर्न कब फाइल करना होता है? लास्ट डेट पता है? 30 सितंबर 24. तो ड्यूरिंग दिस गैप, ये जो पीरियड है ना, इस बीच में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होता है. अप्रूव होने का मतलब कि कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, फिर ऑडिटर वगैरह रिपोर्ट वगैरह सब बन जाता है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग में जाता है. असली मालिक लोग के पास जाना पड़ेगा ना, उन लोग अप्रूव करता है. अब असली मालिक लोग का मीटिंग में गया, ठीक है. अब मालिक लोग क्या करता है, देखता है अच्छा ठीक, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है, तो प्रॉफिट पे हक किसका है? शेयर होल्डर्स का. तो उनको कुछ देना चाहिए एज ए रिवार्ड. तो उन लोग बोलता है कि हम लोग डिविडेंड बांटेगा. यहां पे इधर इन लोग डिसाइड कर रहा है कि हम लोग डिविडेंड बांटेगा, लेकिन कौन से ईयर के प्रॉफिट का डिसीजन ले रहे हैं? इस ईयर का ले रहे हैं, लेकिन वो बैठे तो कौन से ईयर में? 24-25 में. यानी इस ईयर के प्रॉफिट को हम बांटेंगे, यहां डिसीजन लिया. ठीक है, इधर इन्होंने डिसीजन नहीं लिया, इधर इन्होंने प्रपोज किया. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या सिर्फ कंपनी के मालिक होते हैं क्या? कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, राइट. तो फाइनल डिसीजन कौन लेगा? शेयर होल्डर लेगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो जस्ट लाइक अपने मोदी जी है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी कंट्री को मोदी जी, वैसे ही कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. लेकिन असली मालिक कौन है? सारे के सारे शेयर होल्डर. कंसेंट तो उनका चाहिए होता है ना, इसीलिए तो इलेक्शन होता है.
सिमिलरली कंपनीज में मीटिंग होता है जिसको हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, एजीएम। एजीएम बुलाएगा, वहां पे सारे शेयर होल्डर्स होंगे, वहां पे शेयर होल्डर्स को बोला जाएगा कि वी एज ए डायरेक्टर प्रोपोज टू गिव डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर, 5 पर शेयर, जो भी वॉट एवर बी द वैल्यू। सपोज डायरेक्टर्स लोग ने बोला कि हम लोग ₹5 पर शेयर डिविडेंड देना चाहता है। इफ ऑल द शेयर होल्डर गिव्स द कंसेंट, हाँ ठीक है आप बांट दीजिए, देन दैट डिविडेंड बिकम्स अ फाइनल डिविडेंड एंड नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना ही होगा। तो यानी इस साल का प्रॉफिट जो प्रपोज यहां हुआ है, पेमेंट भी तो इसी साल में होगा, एंड सेम कहानी कंटिन्यूस। इसीलिए मैंने बोला प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो पब्लिक को क्या कोई मैसेज आता है क्या वोट? हाँ मेल आता है, मेल आता है कि कंपनी का एजीएम होने वाला है सो एंड सो प्लेस में, आप चाहो तो फिजिकली अटेंड कर सकता है और आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिकली भी वोट दे सकता है। मीटिंग का माइन्यूट्स रहता है कि इस मीटिंग के अंदर ये डिस्कस किया जाएगा, तो आपको अपना वोट कास्ट करना है तो आप कर सकते हो। छोटे मोटे शेयर होल्डर्स तो मीटिंग अटेंड करेंगे नहीं, सारे बड़े बड़े हाथी लोग ही बैठते हैं, तो उसमें डिसाइड होता है। और एक चीज ध्यान रखना, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करते हैं ना, उससे ज्यादा कभी भी शेयर होल्डर नहीं कर सकते। सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज किया ₹5 पर शेयर डिविडेंड, शेयर होल्डर्स का मीटिंग में सारे शेयर होल्डर मिलके बोलते हैं नहीं नहीं कंपनी ने बहुत प्रॉफिट कमाया है, आप एक काम करो ₹10 पर शेयर डिविडेंड बांट दो। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। उन लोग चाहे तो ये बोल सकते हैं एक काम करो ना, इतना पैसा क्यों बांटना है, आप एक काम करो ₹3 पर शेयर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दैट्स अलाउड। शेयर होल्डर जो डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज कभी नहीं कर सकते, इट्स अ वायलेशन ऑफ द लॉ। आया समझ में? तो प्रपोज डिविडेंड फाइनल कब बनेगा? नेक्स्ट ईयर में तो बनेगा, इसलिए मैंने वहां लिखा प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड तो एक कमिटमेंट है, उसका अकाउंटिंग होगा ही नहीं ना, तो दैट्स व्हाई प्रपोज डिविडेंड इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। प्रपोज्ड प्रपोजल है ना, यदि सोचो शेयर होल्डर का मीटिंग में सारे शेयर होल्डर मना कर दे कि नहीं डिविडेंड नहीं देना इस साल, कंपनी प्रॉफिट तुम अपने पास रखो, कंपनी को और बड़ा करो और एक्सपांड करो, नया मशीनरी खरीदो, नया प्लांट खरीदो, नया फैक्ट्री सेटअप लगाओ, बांटने का जरूरत नहीं है पैसा, क्योंकि आज यदि बांट दोगे तो कल जब तुम्हें एक नया मशीन खरीदना है, नया प्लांट परचेज करना है, पैसा चाहिएगा ना, तुम फिर से हमसे ही मांगने आओगे शेयर होल्डर से, बेटर है वो पैसा कंपनी में ही रहने दो। आई बात समझ में? तो एक शेयर होल्डर ने मना कर दिया डिविडेंड नहीं बांटना, तो प्रपोज डिविडेंड तो क्रॉस, सैंक्शन ही नहीं हुआ, जब सैंक्शन नहीं हुआ तो देना भी तो नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाई proposed dividend is a contingent liability. if consent मिलेगा तो देना है और consent नहीं मिला तो नहीं देना है। any transaction which depends upon happening or non happening of future events or transaction is a contingent. तो that's why proposed dividend का कोई accounting नहीं होता until and unless it becomes final. शेयर होल्डर का मीटिंग में अप्रूवल नहीं मिलता तब तक प्रपोज डिविडेंड का कोई अकाउंटिंग ही नहीं होता है। इज इट क्लियर? इफ क्वेश्चन तुम्हें 2 साल का प्रपोज डिविडेंड दे रहा है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, तो करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का क्या करना है? कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो करंट ईयर का कैश फ्लो बनाना है ना, कुछ करना ही नहीं है, बिकॉज प्रपोज डिविडेंड का अकाउंटिंग होता ही नहीं है। प्रीवियस ईयर वाले का क्या करना है? ऑब्वियस सा बात है, यदि करंट ईयर में नया प्रपोज किया है तो पिछला साल वाला पहले क्या हुआ होगा? अप्रूव हुआ होगा एंड पे किया होगा। क्लियर है ये चीज? आई बात समझ में? तो ये होता है प्रपोज। जो होल्डर्स शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं उतना ही डिवाइड होगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का भी तो वो प्रेफरेंस शेयर में फिक्स रेट है, जितना वो लोग बोलेगा उतना ही देना बोलेगा नहीं, जो परसेंटेज होता है 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, तो उनका तो रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है, उनके लिए तो झगड़ा ही नहीं है, झगड़ा तो इक्विटी के लिए है। बस प्रेफरेंस ये बोलता है कि इक्विटी को बांट रहा है तो पहले मुझे देना ही पड़ेगा, तो कंपनी क्या करती है, पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देती है, देन इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलता है, बस इतना ही। प्रेफरेंस को तो एक नहीं, हाँ फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। तो मान लो इक्विटी वाला लोग को जो देता है और प्रेफरेंस वाला लोग को तो ऑलरेडी दे ही रहा है, तो इक्विटी वाला लोग को भी जो दे रहा है वो ऊपर से और देगा, मतलब जैसे आपको 6% ऑलरेडी मिल रहा है, कोई नहीं, प्रेफरेंस को और कुछ नहीं मिलेगा। साइड, सपोज तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, हम इक्विटी शेयर होल्डर है, तुम्हारे पास 10% प्रेफरेंस शेयर्स है और तुमने कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। अब कंपनी ने बहुत प्रॉफिट कमाया, तुमको तो 10 रुपए का ही डिविडेंड मिलेगा। हो सकता है कंपनी इक्विटी वालों को बोले कि हम पर शेयर 200 रुपए बांटेगा,
और पर वो Because उसमें मेरा हक तुम्हारा कोई हक नहीं, क्योंकि तुमको तो, तुम्हारे पास तो प्रेफरेंस शेयर्स है ना, फिर डिविडेंड फिक्स रहता है। डिविडेंड फिक्स रहता है, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हाई रिस्क हाई रिवार्ड है। इक्विटी शेयर वालों के लिए हाई रिस्क हाई रिवार्ड है, वेल प्रेफरेंस शेयर्स का तो रिस्क बहुत मिनिमल होता है। वो तो लाइन में आगे आके खड़े हो जाते हैं ना, कि हम तो प्रेफरेंस है, गरीब आदमी है, हमको पहले दो। समझा? हाँ, नहीं प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड बढ़ता ही नहीं है। फिर डिपेंड करता है प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव है तो उनका ऐड होके चलता जाएगा चलता जाएगा, जिस दिन प्रॉफिट होगा तब पुराने सालों का ऐड होके उनको मिलेगा। हाँ, उसके बाद में इक्विटी। क्लियर है? समझ में आया? तीनों एक्टिविटी क्लियर है? इस चैप्टर का नाम क्या है? बचपन में सीखा था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसे करते? दो बेसिस होता है, करीब हो। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिससे पूरा चल रहा है कॉमर्स। एक है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है? कैश बेसिस में क्या होता है? कौन सी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन या कैसे टाइप के लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? बिल्कुल नहीं, बड़ा बड़ा लोग, बिल्कुल नहीं। नहीं छोटा छोटा लोग। कैश बेसिस को यूज हाँ, अरे पान दुकान, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते थे, प्रोफेशनल्स लोग। छोटा लोग हम कहाँ बोला? हम तो ना छोटा बोला, ना बड़ा बोला, ना मंझला बोला। मतलब वही बोलना था। ऐसे कैसे? बड़ा लोग में बिजनेसमैन भी आता है। ठीक है? बिजनेसमैन फॉलोज एक्रूअल बेसिस, जहां पे हम लोग कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन रखते हैं। बट एट प्रेजेंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता ही नहीं है। All type of organization, whether it is a professional or a normal business, they have to follow accrual basis of accounting, जहां पे कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड होते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? कैश। तो बेसिकली हम लोग कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेगा? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है? अब तुम्हारा क्वेश्चन था डेप्रिसिएशन। ठीक है? बिकॉज डेप्रिसिएशन से पैसा ना तो आ रहा है और ना जा रहा है, इट्स अ नॉन कैश आइटम। तो जब नॉन कैश है तो हमारे कैश फ्लो में उसका कोई काम ही नहीं है। क्लियर है? तो लिखना कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट is prepared as per cash basis of accounting. Cash flow statement is prepared as per cash basis of accounting. That is, while preparing it, we ignore non-cash transaction or we reverse it under indirect method. डायरेक्ट मेथड क्या नॉर्मल होता है क्या? बस प्लस माइनस प्लस माइनस। अपन लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। हम्म, अपन लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। इनडायरेक्ट। जो लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनना डेली बेसिस वाला जो है वो डायरेक्ट है। जो ईयर एंड में बनता है ना कैश फ्लो पूरा प्रॉपर वे में, जो कंपनीज बनाती है, वो इनडायरेक्ट मेथड है। सोल प्रोप्राइटरशिप को करना है, बनाता ही नहीं, कंपलसरी नहीं है। उन लोग एज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता ही नहीं है। उन लोग डेली बेसिस पे कैश बुक बनाता है, नथिंग मोर देन दैट। वो लोग कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाता डेली बेसिस पे, बस उन लोग पैसा आया गया उसको रिकॉर्ड करता है। तीन एक्टिविटी में बांटता नहीं है। बुझी पाला? हम्म, जागो। इनडायरेक्ट मेथड अभी सीखेंगे तो समझ आएगा कि क्यों लिखा मैंने ये। समझ में आएगा क्यों लिखा मैंने।
भाई टी हाँ कैसे पता? भैया से पूछा था, भैया reply नहीं दिया। तो मैथ्स को लिखा होगा। लिखा हुआ है सारा ग्रुप में होगा 10 and 45 मजा आएगा। कल रात को बचपना याद है? ट्रेडिंग पीएनएल, हाँ हाँ ट्रेडिंग अकाउंट याद है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद है, देन पीएनएल अप्रोप्रिएशन याद है, पार्टनरशिप में सीखा था, कुछ ना कुछ किया था ना ऐसा। ठीक है, कंपनीज में भी ऐसा ही होता है। कंपनीज बेसिकली क्या करता है, ट्रेडिंग पीएनएल तो नहीं बनाता है, वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाता है। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट समझाने के लिए मैं पूरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को ब्रेक कर दूंगा, ट्रेडिंग अलग कर दूंगा, पीएनएल के भी दो हिस्से कर दूंगा, फिर जाके पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा कि कंपनी में लास्ट रिटेन्ड अर्निंग, जो तुम लोग को बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिखाते हो ना, बैलेंस कितना है, वो फाइनल बैलेंस कैसे लेके आता है कंपनी। ठीक है, उसके बारे में समझ, एक बार वो फ्लो समझ गया तो इनडायरेक्ट मेथड में जब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखूंगा और कुछ चीजें माइनस करूंगा, कुछ चीजें प्लस करूंगा, वो सारी क्लिक होती जाएगी कि क्यों हमें प्लस करना है और क्यों हमें माइनस करना है। ठीक है, देखो आओ साथ में करना, एक कचर पचर पचर कचर। वो मेरे से सच्ची में जेन्युइन सा बात है। अब तुम्हारे साथ में लोमड़ी और भेड़िया वाला कहानी होता तो हम क्या करें? अरे सच्ची में देख लो यार, ये देख लो। वो आधा टाइम तो फालतू करते हैं ना तुम लोग। वो बेचारा जागा है, 10 मिनट बाद समझा दो उसको। इंटरेस्ट और डिबेंचर पूछ रहा है। हाँ समझा दो तो। नहीं अब देखो, छोटी सी पुरानी यादों में चलते हैं। पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, राइट? बिजनेस के अंदर में टी शेप के फॉर्म में ही समझा रहा हूँ, कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा रहा, सो दैट इनडायरेक्ट मेथड में जब पहला एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेन है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में कुछ नहीं है, सीधा प्लस माइनस करना उसके अंदर में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फ्लो में आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए पूरा फ्लो समझना पड़ेगा आपको। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते थे अपन, इतना तो याद होना चाहिए तुम लोग को बेशर्मो। परचेज सेल और परचेज सेल बस। बस उतना ही आता है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लिखते थे? ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, हाँ हाँ था कहीं तो था, उस साल ऐसे ही था। पुरानी बीती यादें, क्यों इतना याद करना है? ओपनिंग स्टॉक, देन परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, कुछ ऐसा करते थे आप, तो नेट परचेज आ गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो नेट सेल्स, फिर क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग को क्या मिलता था, कैसा? यस, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर में थोड़ा सा हेडिंग चेंज कर रहा हूँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख रहा हूँ ताकि दो बार फॉर्मेट नहीं बनाना पड़े। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च या 31 दिसंबर, जो भी रहेगा, इसमें एक्सपेंस को इधर दिखाया ना डेबिट में। एक्सपेंसेस तो डेबिट ही होते हैं। उसके बाद आप पीएनएल बनाते थे। अब पीएनएल में ना दो चीजें आती हैं, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, फिर नेट प्रॉफिट आता है, देयर इज अ फ्लो। पहले बिजनेस में हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, फिर नेट प्रॉफिट निकलता है। दो कभी अलग नहीं करते हो, बट इनबिल्ट वही इंफॉर्मेशन होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमको करना होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन,
तो प्रॉफिट निकालना है तो इसमें कोई भी ऑपरेटिंग इनकम जो छूट गया उसको ऐड करना पड़ेगा बाय अदर ऑपरेटिंग इनकम, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इन इनकम में से क्या करेंगे, खर्चे माइनस करेंगे टू इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये सारे खर्चे आ जाते हैं। लिखना है ये, क्योंकि जब जब आप भूलोगे कि इनडायरेक्ट मेथड में हमने क्या चीज प्लस किया, क्या माइनस किया, क्यों किया, तब आपको ये लिखा हुआ बहुत हेल्प करेगा। ये सब इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद व्हाट वी गेट, बिल्कुल नहीं, वी गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद दो आप नॉर्मल पीएनएल अकाउंट में कभी भी इसको अलग अलग नहीं करते हैं, बट कैश फ्लो समझाने के लिए मुझे सारी इनकम और एक्सपेंसेस को अलग करना पड़ेगा। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बिजनेस के बाकी इनकम्स को आप ऐड करते हो। बहुत सारी इनकम रह गई है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, लॉटरी इनकम, गैम्बलिंग इनकम, वो भी तो बिजनेस में होता है, उसको भी तो कंसिडर करोगे टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट से वो ऑपरेट जो भी डे टू डे एक्टिविटीज का खर्चा या इनकम है हाँ, उसको प्लस माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। बाकी का जो भी बचा हुआ जितना भी प्रॉफिट्स और एक्सपेंसेस है उसको प्लस माइनस करेगा। तो वो नेट प्रॉफिट है। हाँ, तो बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग का जो भी चीज है प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, लॉटरी, तो ऐसे तो खत्म ही नहीं होगा, इतना कुछ है। हाँ तो बिजनेस क्या खत्म ही हो जाता है क्या? नहीं, लिखने में भी आपको लिखा है। तो हम लिमिटेड चीज ही लिखा रहे हैं ना, जो मेरे रेलिवेंसी में मुझे पता है कि क्वेश्चन में तुम लोग को मिलेगा। ऐसे धंधे में कोई भी ट्रांजेक्शन खत्म नहीं होता है, धंधा इज एंडलेस। कैसे बिजनेसमैन हंसने का क्या बनेगा था? रे? हंसने का ये था कि ये सवाल ही क्यों पूछेगा तू। क्योंकि इसको मेहनत करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स लाइक कि ये हर चीज के लिए एम्प्लॉय हायर कर लेगा, ये क्यों करेगा? और फिर वो एम्प्लॉय इनकम को एक्सपेंस साइड में लिख देगा तब भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं होगा उस टाइम। तो
ऐसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम है एक्सेट्रा, और भी इनकम्स हो सकती है। सिमिलरली फिर हम लोग क्या करते हैं, इनकम में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, लॉस फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। इधर जहां ऊपर डेप्रिसिएशन लिखा था ना, स्लैश अमोर्टाइजेशन भी लिख देना। इंटेंजिबल एसेट्स के लिए भी यूज द टर्म अमोर्टाइजेशन। लॉस फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, ये सब, बाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। तब जाके आपको क्या मिलता है, टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दो आप लोग शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनाता है, मैंने जानबूझ के टी शेप में लिखा ताकि समझ में आए कि कैश फ्लो में हम क्या प्लस कर रहे हैं और क्यों प्लस कर रहे हैं, क्या माइनस एंड क्यों माइनस। ये तो आपने क्लास 11 में सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाया ही था। बस आप क्या करते थे, इसको मर्ज करके करते थे, अलग अलग नहीं करते थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को मैंने बस उसको अलग कर दिया। अब कंपनी में ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसके बाद कंपनी को क्या करना होता है, टैक्स देना होता है क्या। उस जिस साल का प्रॉफिट निकाला उसी साल टैक्स दे देते हो क्या। इस साल का प्रॉफिट का टैक्स इसी साल चला जाएगा क्या, वो तो नेक्स्ट ईयर जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ही इस साल कैलकुलेट करते हैं हम, तो टैक्स भी तो इसी साल पे करोगे। तो यानी इस साल हम जब जितना भी प्रॉफिट कमाया होगा उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं कि अगले साल मेरे को कितना टैक्स पे करना है। एक्चुअल में पे कब होता है, इस ईयर में टैक्स का पेमेंट होता है जब आपका ऑडिट होता है ना, ऑडिट 30 सितंबर को या उससे पहले। बाकी तो आप जस्ट एडवांस टैक्स पे करते रहते हो, उसके लिए आप क्या करते हो, बुक्स में प्रोविजन बनाते हो। तो अब कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो निकाल लिया, अब कंपनी क्या करती है, क्या ये सारा प्रॉफिट बांट देती है क्या शेयर होल्डर में, अब इसका एप्रोप्रिएशन करती है। भैया बिजनेस में भी इनकम टैक्स लगता है क्या? बिजनेस पे भी इनकम टैक्स लगता है? कंपनीज पे लगता है, कंपनी बिकॉज कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं लगता, दुकान पे नहीं लगता, दुकान ओनर पे लगता है। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप के मालिक के ऊपर। हाँ हाँ, नेक्स्ट पेज में लिखो भाई, क्या हो जाएगा? अरे एक ही पेज में अच्छा लगता है, वो पेज फाड़ दे तो हम तुम्हारा भी फाड़ देंगे। बाय नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्या करते हैं हम, कंपनी ने अपना पूरा साल भर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो निकाल लिया, अब इसमें से टैक्स देना पड़ेगा, वो तो अगले साल पे करेगा। तो नेक्स्ट ईयर जब हमें पता ही है कितना पे करना है लंप सम, हम उसके लिए आज ही प्रोविजन बनाएंगे। तो टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। अब जो पैसा बचा है क्या सारा बांट दे क्या, तब तो कंपनी कंगला हो जाएगा। कुछ पैसा हम क्या करते हैं, साइड रख देते हैं, रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं। याद करो पार्टनरशिप का पीएनएल अप्रोप्रिएशन, उसमें भी तो कुछ पैसा आप रिजर्व्स में डाल देते थे फॉर फ्यूचर। अब कुछ पैसा क्या करेंगे, बांट दो। यदि साल के बीच में बांटा है तो इंटरिम डिविडेंड
और पिछले साल का है तो प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। इसके लिए रिजर्व नहीं होगा, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर का भी तो रिजर्व बनाया होगा। नहीं, ये तो अकाउंटिंग ही नहीं होता प्रपोजल का, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं। जो इनकम टैक्स है जो इस साल के लिए हमने वो बनाया है, प्रीवियस ईयर का भी तो प्रोविजन होगा। प्रीवियस ईयर बनाया होगा तो उसको करंट ईयर में पे कर दिया होगा। हाँ, तो हो सकता है कि हमने प्रीवियस ईयर ज्यादा पे कर दिया, तब उसका क्या होता है, स्क्रूटनी होके हमारे पास इनकम टैक्स रिफंड आता है। इनकम टैक्स रिफंड। एक सेकंड समझना। तुम यदि पिछला साल भी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बनाया होगा, ठीक है, लेकिन उतना टैक्स लाइबिलिटी बना ही नहीं तुम्हारा एक्चुअल में, या फिर तुमने क्या किया, जितना हम प्रोविजन बनाते हैं ना उतना ऑलरेडी 31 मार्च से पहले डिपॉजिट कर देना होता है। तुमने डिपॉजिट कर दिया सपोज सरकार के पास में 5 लाख रुपए, लेकिन तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी आया सिर्फ 4 लाख, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, 1 लाख अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट तुमको रिफंड कर देगा। तो वो रिफंड तुम्हारा प्रॉफिट वापस बढ़ा देगा ना, क्योंकि तुमने प्रोविजन तो 5 लाख का बनाया होगा। पहला मतलब 4 लाख था, हाँ अब इस ईयर हमको वो हमको 4 लाख पे करेगा। हाँ, इस ईयर 4 लाख पे करेगा। पे करेगा ना, वो तो कैश फ्लो में जाएगा। पे किया तो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। साइड में रख रहा है पैसा, क्योंकि कंपनी रिजर्व्स में पैसा नहीं रखेगी तो सारा पैसा शेयर होल्डर को बांटना पड़ेगा। तो कंपनी स्मार्ट खेलती है कि नहीं नहीं, हम ये फ्यूचर के लिए पैसा साइड में रखते हैं, आप लोग के लिए बस इतना सा ही पैसा बचा है। और रिजर्व में रखा हुआ पैसा का टैक्स लगता है? नहीं, तो मतलब आदमी अगर अपना टैक्स रिजर्व के लिए डिडक्ट करेगा तो उसका उतना टैक्स बचेगा? नहीं, रिजर्व पे टैक्स अरे टैक्स तो तुम्हारा इस प्रॉफिट पे लगता है, उसके बाद अरे तुम पूरा साल भर में प्रॉफिट कमा लिया, अब तुम उस पैसा को एफडी बनाओ, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी खरीदो या उड़ा दो, उसको गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट तो तुमसे इसी वैल्यू पे टैक्स लेगा। ये तो जस्ट तुम क्या कर रहा है, अप्रोप्रिएशन कर रहा है, ताकि फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहा है। इधर एक्सपेंस नहीं आएगा, वो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्या चीज के लिए है? इस पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हाँ तो ये तो अगले साल पे करेगा ना तुम, करंट ईयर तो उसका पैसा साइड रखना पड़ेगा। अच्छा, जो हाँ अगले पे करेगा तो प्रोविजन मतलब अगला कम हो साल- जाएगा, अगला प्रोविजन साल हट मतलब जाएगा। अगला दिन ही तो होगा ना। प्रोविजन इज ए लाइबिलिटी, हाँ, तो प्रोविजन डेबिट हो जाएगा, टू बैंक करके पे कर देगा। हाँ अगला साल मतलब ए बाबू, अगला साल मतलब अगला दिन नहीं, अकाउंटिंग 31 मार्च का होता है, बट प्रैक्टिकली जून जुलाई में जाके फाइनलाइज होता है चीजें, ऐसे नहीं अगला ही दिन। इट टेक्स 3 to 4 months 5 months फाइनलाइज होने में। 2,15,000 रुपया कमा लेगा फिर समझ जाएगा। ठीक है, तब जाके आपको मिलता है वॉट एवर द बैलेंस यू गेट ओवर ईयर, ये आप बैलेंस शीट में दिखाते हो। बैलेंस शीट में जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल रिजर्व्स एंड सरप्लस में वैल्यू आता है ना, वो ये वैल्यू आता है, ये वैल्यू जो अभी अपन निकालेगा प्लस माइनस करके। टू रिपोर्ट का एंट्री करते हैं, हम्म रिपोर्ट का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पहले तुमने प्रोविजन बनाया तो खर्चा दिखा दिया, अपना प्रॉफिट कम कर दिया, अब वो पैसा रिटर्न आ गया तो प्रॉफिट वापस बढ़ाना पड़ेगा ना। प्रोविजन तो बैंक होगा पहले तो, हाँ, प्रोविजन 4 लाख और जो एक्स्ट्रा 1 लाख बचा वो प्रोविजन आप लिखते हैं। क्या चीज? जो प्रोविजन 5 लाख था पहले तो 4 लाख हम काट दिए और वो प्रोविजन जो 5 लाख था ना, तुम्हारा 5 लाख चला जाता है बैंक में, मतलब वहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अब जब तुम रिटर्न फाइल करते हो तो पता चलता है इतना तुमको देना ही नहीं था, तो वो तुमको रिफंड आ जाता है वापस, तो वो तुम्हारा वापस प्रॉफिट में एड बैक हो जाता है। ठीक है, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। बैलेंस शीट के रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो आपको पीएनएल का बैलेंस दिखता है ना, वो ये जो फाइनल है ना, यही दिखाई देता है, ये बैलेंस शीट में दिखाई देता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? पूरा गो थ्रू करो प्रोसेस को,
कि क्या क्या क्या, यही बिजनेस में होता है प्रैक्टिकली। पहले आप जीपी निकालते हो, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट, एंड देन आप अप्रोप्रिएशन का काम करते हो। यही हर एक बिजनेसमैन करता है। बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को अलग अलग नहीं दिखाते हैं, वो एक साथ आ जाता है। और शेड्यूल 3 के अंदर तो हम जीपी को भी अलग से नहीं दिखाते, सब कुछ एक ही स्टेटमेंट बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या चीज? इश, क्यों? हमको भी सेम वापस से करके ठीक है, इफ ये क्लियर है तो अब मैं तुम लोग के सामने कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट लिखूंगा। ठीक है, एज पर द इनडायरेक्ट मेथड। अब उसमें जो भी मैं प्लस माइनस करने वाला हूं ना, उसका सारा लॉजिक्स यहां से आएगा। ये जो आपने बनाया ना, इसमें से आने वाला है कि मैं क्यों प्लस कर रहा हूं या क्यों माइनस कर रहा हूं। ठीक है, जस्ट आज अपन फॉर्मेट लिखेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और जितना भी डिस्कशन किया वो कल फिर कंटिन्यू करता रहेगा। आओ, नहीं, बिल्कुल नहीं, डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। एंड यही फ्लो आपको यूज करना है, यही फॉर्मेट यूज करना है, ये ध्यान रखना। इनडायरेक्ट मेथड का जो प्रिस्क्राइब्ड है, क्योंकि वो एएस में प्रिस्क्राइब्ड है, तो वैसे ही करना होता है। सबसे पहले आपको लिखना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां से स्टार्ट होता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर इनडायरेक्ट मेथड। देन यू डू एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब समझता है कि नॉन कैश क्या क्या होता है बिजनेस में, जैसे कि डेप्रिसिएशन, amortization, writing of fictitious asset, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना। amortization क्या होता है? Amortization डेप्रिसिएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज नोन एज amortization। amortization ऑफ गुडविल हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, एक्सेट्रा। इंटेंजिबल एसेट्स का जब वैल्यू कम होता है उसको हम लोग amortization बोलता है। OFF, any type of provisions, प्रोविजन से पैसा थोड़ी जाता है, बिजनेस से तो आउटफ्लो है ही नहीं, बट स्टिल हम लोग तो एक्सपेंस दिखाते हैं ना उसको। तो एनी टाइप ऑफ प्रोविजन अदर देन इनकम टैक्स। इतना भी तुम लोग ध्यान रख लोगे तो काम हो जाएगा। देन नॉन ऑपरेटिंग इंटरेस्ट पेड, लॉस फ्रॉम सेल ऑफ एसेट,
interest received, dividend received, इंटरेस्ट रिसीव माइनस डिविडेंड रिसीव माइनस में होगा, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट माइनस में होगा, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब प्लस माइनस करके ऊपर से लेके नीचे तक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये सब प्लस माइनस करने से आपको जो मिलता है सॉल्यूशन, उसको अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? क्या चीज? जब हम बोला फॉर्मेट है, पहले लिखो, वहां ऊपर लिखा हुआ है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, और अभी तक तो हम समझाया भी नहीं। भैया आप बोला था डेप्रिसिएशन ये सब आता ही नहीं है। क्या चीज? वहां क्या लिखा था? डेप्रिसिएशन इधर क्या लिखा था? नहीं आ रहा है तभी तो प्लस वी रिवर्स इट अंडर इनडायरेक्ट मेथड। और इतना सारा जो बनाया, क्वेश्चन में जो आपके पास दिया हुआ रहेगा ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा, सॉरी क्वेश्चन में ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपके पास बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा, पीएनएल दिया हुआ है तो टेंशन नहीं है। क्वेश्चन यदि बैलेंस शीट देगा तो आपको ये वैल्यू दे रहा है। हमें चाहिए क्या स्टार्ट करने के लिए? इनडायरेक्ट मेथड बिफोर टैक्स चाहिए ना। तो यहां तक पहुंचने के लिए करना क्या पड़ेगा? ये सब वापस एड बैक करना पड़ेगा और ये माइनस करोगे तब आप यहां पहुंचोगे। आप यहां पहुंच गए, लेकिन हम बना क्या रहे हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। तो हमें तो ऑपरेशन वाली चीजों को लेना है। तो इफ आप इस स्टेज पे खड़े हो तो पहले ऑपरेटिंग तक पहुंचना है। ऑपरेटिंग तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एड बैक करने पड़ेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस करोगे तभी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचोगे। इतना याद कैसे रखेगा? क्या चीज? दिमाग से। भाई ओपनिंग कैपिटल निकाला है ना, तो ऐसे ही दिमाग से। और बेसिक ट्रांजेक्शन है आपके लिए। सीबी क्लास 12 तक ऐसा भी नहीं 15-20 ट्रांजेक्शन दिमाग में रखना है। बेसिक ट्रांजेक्शन है जो आपको दिमाग में रखना है। जब तक आप 2 बार 3 बार इसको ऑब्जर्व नहीं करोगे कि बिजनेस में क्या नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन होते हैं, क्या नॉन कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, तब तक कैसे याद होगा? थोड़ा तो एफर्ट डालना पड़ेगा। समझा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक पहुंच गए। अब आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस करना होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब बहुत छोटा सा था क्या चीज? ये ऑपरेटिंग। किसने कहा छोटा सा था? हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। सिर्फ ऑपरेटिंग। क्या चीज? हाँ अभी अब एक तो थोड़ा सा बचा, 4 लाइन और लिखना है और ज्यादा कुछ नहीं, जस्ट फॉर्मेट लिखना है। समझेंगे तो कल, दिमाग में कब डालेंगे? नहीं नहीं, इतना टाइम क्यों वेस्ट करना? होमवर्क है आज का, ये पढ़ के आने। हाँ। हाँ तो हाँ ये लिखेगा तभी तो पढ़ेगा ना। वो उस वक्त भी लिख लेगा। किस वक्त? जब पढ़ेगा। कैसे लिखेगा? आप लिख दो, पीडीएफ दे दो, लिख हाँ लेगा। हाँ, हम तो एक काम, मेरे पास तो पूरा नोट्स हम सारा ही शेयर कर देता है, खत्म, हमको करना ही नहीं पड़ेगा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, decrease in current assets, decrease in current liabilities,
increase in current assets. करंट लाइबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है कैश का, और करंट लाइबिलिटीज के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे कि डेटर्स कम होते हैं तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? डेटर्स कम होने से आता है। डेटर इज अ करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स कम होने से पैसा आएगा, और करंट एसेट्स बढ़ने से पैसा जाता है। अब लाइबिलिटीज का, क्रेडिटर कम हो रहा है, क्रेडिटर कम हो रहा है तो पैसे जा रहे हैं। पैसा जा रहा है, तो करंट लाइबिलिटीज कम हो रहा है ना, तो करंट लाइबिलिटीज कम होने से पैसा जाता है, आउटफ्लो है। वेयर करंट लाइबिलिटी बढ़ने से पैसा आता है, इनफ्लो ऑफ कैश होता है। तो करंट लाइबिलिटीज का डायरेक्ट रिलेशन है कैश के साथ, बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा और कम होगा तो पैसा भी कम होगा। वेयर करंट एसेट्स का रिवर्स रिलेशन है, करंट एसेट्स बढ़ रहा है तो पैसा आउटफ्लो हो रहा है, और करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो पैसे का इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर से बोलना। current asset has a indirect relation, current liability has a direct relation। current liability बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा बिजनेस में, इनफ्लो ऑफ कैश। हाँ, और करंट लाइबिलिटी घटेगा तो पैसा भी घट रहा है, मतलब पैसा जा रहा है, आउटफ्लो ऑफ कैश, रीपे। ठीक है, फिर करंट एसेट्स बढ़ रहा है मतलब आपका पैसा गया होगा, जैसे इन्वेंट्री बढ़ रहा है तो परचेज किया होगा तुमने, ठीक है, एंड करंट एसेट्स कम हो रहा है मतलब पैसा वापस आ गया डेटर लोग से, तो यानी पैसे का इनफ्लो हो रहा है। तो करंट एसेट्स हैज अ इनडायरेक्ट रिलेशन, वेयर एज करंट लायबिलिटी हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द कैश। क्लियर है? तो ये प्लस माइनस करके मिलता है कैश फ्लो या फिर कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर। वैसे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इनकम टैक्स होता है, आई विल नॉट बी राइटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्योंकि तुम्हारे लेवल्स पे वो रिक्वायर्ड नहीं है। कैश फ्लो या कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर इनकम टैक्स पेड। टीना, जो तुम पूछा था वो इनकम टैक्स पेड कहां आएगा? माइनस इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तब जो रिजल्टेंट आंसर मिलता है उसको हम लिखते हैं नेट कैश फ्लो। पॉजिटिव आया तो फ्लो, नेगेटिव आया तो यूज्ड। नेट कैश फ्लो और यूज्ड, कुछ सर में जा ही नहीं रहा है। जाने बोल भी नहीं रहे हम, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी तो जाने बोल भी नहीं रहे हम, अभी हम जस्ट बोल रहे हैं कि आज फॉर्मेट उतारो। जाना नहीं जाना वो मेरे हाथ में, कब डालना है कब नहीं डालना है। जितना तक डालना था उतना तक जा चुका। बहुत नीचे होता हम है। जिस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया उसके लिए हमको मार्क्स भी मिल गया, अब हम जाके उसको समझेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेगा, इससे रिलेटेड पूरा समझेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे सॉल्व करता है। उससे पहले व्हाट वी विल बी डूइंग कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग जो ट्रांजेक्शन समझें उस पे क्वेश्चंस करेगा कि कैसे क्लासिफाई करना है, एंड देन फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अभी तक बहुत कुछ सीखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यही खत्म नहीं हो रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन, वर्किंग नोट बनाना, फिर आपको मैं फिर से आपके क्लास 11 में लेके जाऊंगा जहां पे एसेट अकाउंट भी बनाऊंगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाओगे आप लोग। हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आप लोग बनाना सीखोगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अच्छा।